मैं राकेश जी आपके साथ आता हूं, लेकिन पहले मैं दिनेश कंवर साहब से यही जानना चाहूंगा। दिनेश सर, आप हिमाचल प्रदेश में अतिवृष्टि ने हाहाकार मचा रखी है, वहां बहुत सारा नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ, और वहां भी दर्द इसी तरह का है कि मोदी जी आते हैं, चीन और जापान से लौटते हैं, उनको बिहार दिखता भी, जो हमसे पहले कह रहे थे कि सिर्फ बिहार की में ही उनकी मां का अपमान वहीं से उसको रिस्टोर किया जा सकता है, बाकी देश नहीं, आपने भी कहा था। हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है, वहां कितना नुकसान है, क्या मिल पाया, और वो भी वहां के मुख्यमंत्री का भी दर्द यही है। छोटी सी टिप्पणी आपकी राकेश जी से करके मैं अरुण जी पे खत्म करूंगा। अनुमति अरुण जी से लेते हो कि राकेश जी के बाद फिर अरुण जी के पास जाऊं? पहले आप अनम्यूट सर, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट। मैं यहाँ की स्थिति के बारे में आपको अवगत कराकर इजाजत भी लूंगा। हालात ये है, 2023 में डिजास्टर हुआ पहली बार, और उस वक्त जो हमारा जो स्टेट ने एस्टिमेट भेजा केंद्र सरकार को, वो 12,000 करोड़ के आसपास था। लेकिन उसके एवरेज में सरकार करीब 2,000 करोड़ का एक अपना वो पल्लू झाड़ने वाली, पहले तो वो 200 करोड़ का एक पैकेज दिया गया, फिर उसके बाद उसमें इजाफा किया गया, कुल मिलाकर पूरे परे के बाकी सारे फंड्स, कोई पीएमजीएसवाई, ये इस फंड में, लेकिन डिजास्टर रिलीफ के नाम पर वहां पर कोई एक कंसिडरेबल अमाउंट स्टेट को नहीं मिला। उसके अलावा जीएसटी के तो वहां पर डिले है ही है, देयर इज अ रेगुलर डिले जीएसटी पेमेंट्स, चाहे वो करोड़ों में है चाहे हजारों करोड़ों में है, जो वट एवर इट इज, लेकिन विच इज द ड्यू ऑफ द स्टेट, दैट इज नॉट गिवन। एट द सेम टाइम इस वक्त आज की डेट में हिमाचल प्रदेश का जो क्यूमुलेटिव लॉस है वो करीब 3-4 हजार करोड़ से ऊपर क्रॉस कर गया है, विच विल टच अगेन, इस बार पहले से ज्यादा नुकसान है, बारिशें बहुत भयंकर हैं, क्लाउड बर्स्ट, बहुत कर्ज में डूबा है हिमाचल प्रदेश, तनख्वाह बांटने के बिल्कुल बुरी हालत में है। इस ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हिमाचल से राज्यसभा और लोकसभा के कुल मिलाकर 7 एमएलए है, 7 एमपी हैं, मेंबर पार्लियामेंट्स। तो लेकिन उन्होंने भी जाकर, प्रदेश सरकार का यह बार बार आरोप है कि वो भी वहां जाकर एक लेजिटिमेट अपना राइट नहीं दिखते। सात किस दल के हैं? सभी बीजेपी के हैं साथ, सारे के सारे बीजेपी के हैं। हाँ, सभी बीजेपी के, लेकिन फिर भी केंद्र से वो जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। और सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया जो है डिजास्टर के साथ, वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर का है, जो बीजेपी से आते हैं, और उसको भी एड्रेस नहीं किया जा रहा है। दूसरा मोस्ट अफेक्टेड एरिया जो है वो धर्मपुर है, दैट इज धर्मपुर इज कंस्टिट्यूएंसी इज मंडी डिस्ट्रिक्ट अगेन, और वहां पर भी फॉर्मर बीजेपी कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, it is his constituency, लेकिन still it is being neglected entirely. Total Himachal is now trying for a relief, but सेंट्रल गवर्नमेंट के कानों पर यूं नहीं रेंग रही है। ये स्थिति इस वक्त प्रदेश में बनी हुई है। तो कुल मिलाकर हालात, एक टिप्पणी और जोड़ दीजिएगा कि 2014 के बाद जो देश आजाद हुआ वो कहाँ है, जो आपके महान मंडी की सांसद है कंगना जी रनौत, नाम ना ले। देखिए बहुत, आपने एक बहुत पुरानी मंदाकिनी की फिल्म देखी होगी, हुसन पहाड़ों का, उसमें एक था बहुत खूबसूरत गाना था, बॉम्बे में बहुत प्रचलित भी हुआ, लेकिन वो हुसन पहाड़ों का आजकल कहीं सैलाब में बह गया हुआ है और वो पहाड़ की तरफ वापस रुख नहीं कर रहा है। और मेंबर वहां पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर कुछ एक वक्तव्य उसके जरूर आए हैं, और आपको सुनकर और हमें भी सुनकर हैरानी होती है कि कई बार किस तरह की गुस्ताखियां हम कर लेते हैं। कोई बात नहीं, चलेगा। जिनको जहां पर होना चाहिए वो वहां पर नहीं होते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाजत भी चाहूंगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करूंगा। मैं राकेश अटल जी आपके साथ आना चाहूंगा। राकेश सर, आप शायद देर से जुड़े, लेकिन फिर भी अगर डिबेट देख रहे हो तो हम दो चीजों पे कर रहे हैं। एक तो बिहार पे हमने कहा, बिहार में जो आज हुआ बंद के दौरान क्या कुछ नहीं हुआ है, वहां बहुत कुछ हंगामा, और लोगों का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो मोदी जी की मां का अपमान हुआ या मोदी जी को गाली दी गई, तो आज बीजेपी वालों ने सबको वहां गाली भी दी, अपमान भी किया, मारा भी, कूटा भी, और आवश्यक सेवाएं जो कहीं छोड़ी गई थी वो सब प्रभावित हुई। और दूसरा हमने ये बात की जो फेडरल स्ट्रक्चर, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल की विधानसभा में बीजेपी और वहां टीएमसी भिड़े और ममता बनर्जी ने नारा लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़। मतलब मुझे नहीं ऐसा लगता कि किसी मुख्यमंत्री ने सदन के खुद नारे लगाए। सब पर आपकी प्रतिक्रिया। और हम ये बात हो रही थी कि
मध्य प्रदेश में 29 सांसद है बीजेपी के। कोई आप बता सकते हैं? आप ग्वालियर के ही बताइए, ग्वालियर में कुछ आपको लगता है कुछ निकल रहा हो, आपको मिला हो बीते 2 साल में? या लगातार आपके सांसद 1989 से लगातार है, शायद मुझे जो ध्यान है, 1 आध 2 बार कुछ पलटा होगा, लेकिन क्या मिल पाया कुछ जो मिलना चाहिए? 14 से लेके 25 तक का बता दीजिए। देखिए राजीव संजीव जी, हमारे शहर के बारे में तो मैंने खुद ही कहा है कि बिना फुटपाथ नाली का शहर है। यहाँ तो ना फुटपाथ है, ना नाली है, ना सड़क है, कुछ नहीं है। और राजा महाराजाओं का शहर है तो वो तो अपनी पालकी में निकल जाते हैं ढोल ग्यारस की तरह। अभी आपने गणेश जी को देखा ना, ऐसे निकल जाते हैं उन्हें गड्ढों से, कोई मतलब नहीं, उसको छोड़ देते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि फेडरल ढांचे के बारे में जो अभी रविंद्र भाई कह रहे थे, अभी दिनेश जी भी कह रहे थे, वो सबसे महत्वपूर्ण है। फेडरल ढांचे को तोड़ने के लिए पिछले 11 साल में क्या कुछ नहीं हुआ, ये सवाल किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से जो कुछ संभव था सब कुछ हुआ, और जिस तरह से संभव था वैसे हुआ। चाहे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके हुआ हो, चाहे दंगे करा के हुआ हो, चाहे उसका जो आर्थिक हिस्सा बनता है आमदनी में, कुल आमदनी में, उसको रोक के किया हो। फेडरल ढांचे को तहस नहस करने की कोशिश इसलिए हुई क्योंकि ये फेडरल ढांचा गुजरात के बेचारे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की संरचना है, उनकी मेहनत इसके पीछे बहुत ज्यादा थी। तो गुजरातियों को पुराना ढा के नया तैयार करने में बड़ा मजा आता है। तो हमारी सरकार के जो नए सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, वो पूरे फेडरल ढांचे को तहस नहस कर देना चाहते हैं। और यही वजह है, आप देखें कि जीएसटी काउंसिल की जो 56वीं बैठक हुई है, इसमें विपक्ष की सरकारों ने उस तरह से हंगामा नहीं किया जिस तरह से वो कर सकती थी। कारण यह है कि वो हंगामा करती है तो जो कुछ मिल रहा है वो भी नहीं मिलता। जीएसटी में उनका हिस्सा लगातार कम हो रहा है। आप देखेंगे इसी में 48,000 करोड़ का घाटा सरकार ने बताया है, लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि वो 48,000 करोड़ में से भरपाई कैसे करेगी इन राज्य सरकारों की, जिनके पास बहुत ज्यादा आमदनी नहीं है। हिमाचल का भी जिक्र हो रहा था, बर्बाद हो गया, पंजाब बर्बाद हो गया। एक जमाना था कि मैं देखता था कि जब भी आपदा कोई आती थी, प्रधानमंत्री राहत कोष के दरवाजे खोल दिए जाते थे। अब तो आप मांगते रहिए, प्रधानमंत्री राहत कोष है कहाँ, ये लोग भूल गए। फिर एक प्रधानमंत्री केयर फंड बना, जिसका आज तक ऑडिट नहीं हुआ, उसमें कितना पैसा डला है, कहाँ चला गया, वो किसी को नहीं पता। तो सरकार चाहती है कि ये हिंदुस्तान चूंकि बहुत बड़ा है, इसका जो स्वरूप है इंद्रधनुष धनुष जैसा स्वरूप है, 7 रंग इसमें है, और ये 7 रंग उसे बर्दाश्त नहीं है। उसे एक रंग चाहिए, वो केसरिया वाला, भगवा वाला। तो एक रंग का इतना बड़ा हिंदुस्तान को संभाल नहीं सकते, इसलिए वो चाहते हैं ये भी रूस की तरह टूट जाए, वापस 1947 के पहले पीछे पहुंच जाए, राजे महाराजे यहाँ वहां बैठ के अपना राज करें, और इनके हिस्से में जो इनके झंडे के नीचे आ जाए वो इनका हिंदुस्तान हो, वो इनका भारत हो, हिंदुत्व वाला भारत। इसलिए ये सारी नौटंकियां आप देख रहे हैं चल रही हैं, और निश्चित रूप से ये अप्रत्याशित है कि बंगाल की विधानसभा में एक मुख्यमंत्री ने वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा लगाया। इसका मतलब ये हो गया है कि अब हमारी राष्ट्रीय समस्या ये जो अमेरिका का टैरिफ है वो नहीं है। हमारी राष्ट्रीय समस्या भुखमरी और गरीबी और बेरोजगारी नहीं है। अब राष्ट्रीय समस्या है वोट चोरी। एक जमाने में बसों में, रेलों में लिखा रहता था अपने कीमती सामान की सुरक्षा यात्री खुद करे। तो अब जमाना आ गया है कि अब ये लिखा जाएगा, और लिखा जाना चाहिए। विपक्ष की जो सरकार है उन्हें तो लिख देना चाहिए कि भैया अपने अपने वोट की रक्षा आप करो, करना अकेले नहीं कर पा रहे तो हमारे साथ खड़े हो जाओ। अगर ये नहीं करेंगे तो ये वोट चोरी जारी रहेगी, और इस राष्ट्रीय समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान चलेगा। रविंद्र जी ने कहा कि ममता ने बहुत रथ रोका वहां पे बंगाल में, इनका भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर पर रोका, लेकिन ममता आज की तारीख में भी इस अभियान का राष्ट्रीय चेहरा नहीं है। राष्ट्रीय चेहरा कांग्रेस ही है, क्योंकि वो एक अलग विचारधारा से निकली है। ममता जी उस कांग्रेस का बायो प्रोडक्ट है। तो वो अगर इस अभियान में जिस मुस्तैदी से बिहार के लोगों ने काम किया है, उसी मुस्तैदी से बंगाल में भी अभी से काम शुरू कर देंगी, तो मुमकिन है कि जहर है जो सांप्रदायिकता का, जो हड़पने की कोशिश है राज्यों को, वो कहीं रुक जाए। और मुझे उम्मीद है कि इस जीएसटी के मामले से लोगों की जो छूटें दी गई हैं, 2 स्लैब बना दिए, 4 एक तो स्लैब बहुत अच्छा, दीक्षित जी अभी बताएंगे, 40% वाला। 10 आइटम्स, 10 का मतलब होता है पाप,
यानी उसमें जितने पाप कर्म वाले आइटम डाल दिए, कोको कोला पीना पाप, पान खाना पाप, सिगरेट पीना पाप। अरे भाई, जो पाप आप कर रहे हैं वो तो किसी को बताया नहीं। कोयले पर आप, कोयले को आपने 40% में डाल दिया, इधर किसानों से कह रहे हैं कि हमने आपको छूट दे दी, आप 5% में भी हो, 18 में भी हो। और जब कोयले की कीमत आप बढ़ा दोगे, 40% डाल दोगे, तो बिजली भी महंगी, खाद भी महंगी, लोहा भी महंगा, फावड़ा भी महंगा, सब महंगा। तो आप इस हाथ से डाल रहे हैं, उस हाथ से निकाल रहे हैं। तो ये जगलरी है, ये एक मदारी का खेल है। देश को इसको समझना चाहिए, और वो समझाने का रास्ता दीक्षित जी के पास है। जी दिनेश जी, जो दृश्य हैं ये पूरे के, दिनेश कंवर साहब, ये पूरे आपने देख लिए, आपने सुन भी लिया हेमंत जी को। इतनी बौखलाहट सरकारी स्तर पर, आप सरकार आपकी है, ये तो पूरा मामला उलट जाने वाला है जब ये सारा कुछ निकल कर आ रहा है। टिप्पणी आपकी दिनेश जी। अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट 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 अनम्यूट। सबसे पहले तो मेरा सबको प्रणाम। और जिस मुद्दे को लेकर ये सारा हो हल्ला, बंद या खुला, जो कुछ भी हुआ, वो मुद्दा क्या है, पहले तो उस पर जरा विस्तार से आपने सबने चर्चा की। लेकिन मैं एक लाइन में ये कह दूं कि खुद गाली निकालने वाले अगर गाली के परिभाषा को समझने लग जाएंगे तो ये इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न ही नहीं होंगी। हुआ क्या है, हम इनके चाल चलन और चरित्र की बात कर रहे हैं, जिसके काबिल ये लोग हैं ही नहीं। कई बार मैं सोचता हूं कि हम इनको इतना वक्त क्यों देते हैं। ये हमारे कहीं हमारे वक्त, हाँ, देश के हित के लिए, हाँ, देश के सामने ये सच्चाई लानी पड़ेगी। और ये सब लोगों को ये जानना जरूरी है। मैं रोकते हुए कि जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये क्या ये हाँ। सरकार जिसकी सरकार है वो ये उचित है क्या? आप किसको जो आ रहा है सामने मार भी रहे हो, पीट भी रहे हो, उसको जाने भी नहीं दे रहे हो। अराजकता का दूसरा नाम। आपने कहा था कि जो आवश्यक सेवाएं वो मुक्त रहेंगी बंद से, फिर ये स्कूल ना जाने देना, ठीक कह रहा है कि बंद कराए स्कूल। वो एक एस्मा एक्ट है ना सर, एसेंशियल सर्विसेज एंड मेंटेनेंस एक्ट। उसकी जब हम बात करते हैं ऐसी परिस्थितियों में, तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए वहां की सरकार का दायित्व बनता है। लेकिन यहां पर हर कुछ एनार्की, बिहार में जो इस वक्त माहौल है वो एनार्की का है। और वो माहौल में आप ये बात कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, अध्यापक बसों में बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे, मतलब किस हालत में होंगे बच्चे परीक्षा देने नहीं जा पा रहे हैं, ये परिस्थितियां हैं। तो इन परिस्थितियों के लिए जिम्मेवार कौन है? वहां की सरकार। और वहां की सरकार किसके सहारे है और किस तरह से चल रही है, वहां ये सब जगह है। और दूसरी बात, जैसे बहुत शुरू में अरुण जी ने कहा कि मां का अपमान क्या बिहार में हुआ सिर्फ, और क्यों पूरे देश में क्यों नहीं बंद? क्योंकि एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अपनी जो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हरकत है ना, वही हो रही है। चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे वो कोई दूसरे भाजपा के नेता हैं, या एनडीए के और सहयोगी। मुझे तो यूं भी लगता है कि अब एनडीए में जो सहयोगी हैं वो सिर्फ दिखने को हैं, वो वहां है नहीं। उनका हृदय परिवर्तन बहुत पहले हो चुका है। और आने वाली परिस्थितियों में जिस तरह से ये एक्सपोजर्स हो रहे हैं, जो राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा एक्सपोजर किया है वोट चोर वाला, ये इसने वहां पर बाढ़ आ गई है, सैलाब आ गया है। जो वोटर्स का माइंडसेट है, जो वोटर्स की थॉट प्रोसेस है, उसको बदलने में एक बहुत बड़ा मैं एक दिन चर्चा में बात कर रही थी कि पूरे पिछले 11-12 साल इस व्यक्ति को पप्पू कहने और कहलवाने के लिए पूरा अमला भारतीय जनता पार्टी का लगा रहा, आईटी सेल लगा रहा। लेकिन उस पप्पू ने जब लॉलीपॉप इनको थमा दिया है ना, अब इनसे कुछ किए नहीं बन रहा है।